हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग एथिक्स के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं एथिक्स के लेक्चर सीरीज की, और इसके बाद हम लोग सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसके लिए मैंने पीडीएफ स्टडी करने शुरू कर दिए हैं एंड अल्टीमेटली आपको लेक्चर सीरीज धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब तक हम लोगों ने बेसिकली सीबीआई को कंप्लीट कर लिया एंड सीबीआई से रिलेटेड इश्यू जो निकल कर आती हैं लाइक लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंस रहते हैं, यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो स्टेट से सहमति चाहिए होती है अगर वो स्टेट जनरल कंसेंट को नहीं अलाउ किया है तो। along with lack of accountability, prior consent चाहिए, along with delay in concluding the investigation, ये सब कुछ इश्यू हमने देखा था। अब हम बात करते हैं कि प्रोबिटी गवर्नेंस में कैसे लाया जाए। तो एक तो ये है, जब हम बात करते हैं प्रोबिटी की, इसका मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये सब आपके प्रोबिटी ही है। तो एक तो आपका आरटीआई है, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है टू ब्रिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस। साथ ही साथ जो भी प्रोसेस हैं, जो भी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं, उसको डिजिटाइज करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटाइजिंग द प्रोसेस, ये हो गई आपकी, ठीक है। और दूसरा है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करो, बिकॉज दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज द ग्रास रूट सर्विसेज जो जनता को डायरेक्टली प्रोवाइड की जा सकती हैं पब्लिक सर्विसेज की अगर हम बात करें तो। साथ ही साथ जो ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म है उसको मैंडेटरी किया जाए एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाए सर्विस डिलीवरी में पीपीपी मॉडल के माध्यम से। बिकॉज पीपीपी मॉडल जब आएगी तो हो सकता है इफ़िशेंसी जो है इंस्टीट्यूशन की वो बढ़े, ठीक है। एंड प्राइवेटाइजेशन भी किया जा सकता है सर्टेन सेक्टर्स का जहाँ पर प्राइवेट फर्म्स ने एफिशिएंसी प्रूव की है अपनी। अलोंग विथ इम्पार्टिंग वैल्यूज बेस्ड ट्रेनिंग टू द ऑफिशियल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पार्टिंग वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग टू द ऑफिशियल्स। एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, स्ट्रिक्ट एड्योरेंस टू द गाइडलाइंस एंड द रूल्स टू बी फॉलोड। एंड नेक्स्ट इज योर ओम्बड्समैन सिस्टम को स्ट्रेंथन किए जाए सो दैट इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी हो। ओम्बड्समैन बेसिकली अगर कोई समस्या आ गई, अगर आप फेस कर रहे हो कोई प्रॉब्लम, तो ओम्बड्समैन उन प्रॉब्लम्स का निवारण करेगा। एक प्रकार से ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर ही होते हैं ओम्बड्समैन, ठीक है। तो ओम्बड्समैन सिस्टम को स्ट्रेंथन किए जाए। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर का, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर अलॉन्ग विथ ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट को कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो कैसे कम होगा? जब ई गवर्नेंस लाएंगे, ई सर्विसेज, जैसे आज वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ई सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। चाहे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो, ठीक है। तो ई सर्विसेज ई गवर्नेंस के माध्यम से, या फिर कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से कि पानी की सुविधा आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट करना हो, तो ई गवर्नेंस के माध्यम से आप रेज कर सकते हो। बहुत सारे राज्य ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिल्ली में आप देख सकते हो कि कोई भी आपको गवर्नमेंट सर्विसेज प्राप्त करने हैं तो आप जो है आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके घर आएंगे और आपको हेल्प करेंगे इन असेसिंग द डॉक्यूमेंट्स, द प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो। अलॉन्ग विथ रिमूविंग ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ ई गवर्नेंस, ये तो हमने बात की। साथ ही साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, रेगुलराइजिंग द सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट को रेगुलराइज किया जाए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसका कंप्लाइंस किया जाए, पालन किया जाए विथ विजिलेंस, ड्यू डिलिजेंस एंड इंश्योर किया जाए कि जो भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो एक प्रकार से आजीब हो, यानी कि ऐसा नहीं कि हम झूठ मूठ का बढ़ाकर एक्सपेंडिचर दिखाएं और अल्टीमेटली रियलिटी ये हो कि वो एक्सपेंडिचर इतने कर दिए गए और उतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये भी एक है, इंश्योरिंग द वैल्यू फॉर मनी वाइल इनक्योरिंग एक्सपेंडिचर एंड कलेक्टिंग गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। तो ये बात हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फाइनेंशियल
प्रोप्राइटी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ नेशन, बिकॉज आपको ही पता है इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन नेशन और डेवलपिंग कंट्री है, और ऐसे में रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है. That's why it is very important, because it saves important resources of nation which is required in the various welfare and nation building activities. Along with ये इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेस है नेशन की वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, एंड ये देख सकते हैं इट इंश्योर्स फ्रिजल एक्सपेंडिंग, एंड ये प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. और अगर हम बात करें कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो पहली बात तो ये कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो एक प्रकार से सेम विजिलेंस रखे, जो भी वो पैसा खर्च करते हैं, पब्लिक मनी खर्च करते हैं, जैसे वो अपने मनी की पूरी तरह से एक प्रकार से पूरा ट्रैक करते हैं, उसी प्रकार से जो पब्लिक सर्वेंट हो पब्लिक मनी को ट्रैक करे, सही खर्च किए जाए, मॉनिटरिंग हो कि गलत या फिर झूठा एक्सपेंडिचर ना हो, है ना. एंड नेक्स्ट इज योर कि जो एक्सपेंडिचर है शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन वॉट द ओकेजन डिमांड, यानी कि डिमांड है सर्टेन रुपीज का किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसको बढ़ा चढ़ा कर हम जो है पैसे खर्च करवा रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से इनएफिशिएंट यूज ऑफ मनी हो गई ना. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. अलोंग विथ नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज द पावर ऑफ सैंक्शनिंग मनी टू हिज ओन एडवांटेज. तो अपने फ़ायदे के लिए कोई अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो मनी अपने फ़ायदे के लिए सैंक्शन करवाए. एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बेनिफिट एनी पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप. ये भी बात है ना. पब्लिक मनी इज़ फॉर पब्लिक वेलफेयर, तो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो. तो ये बात हो गई. अब आता है सोशल ऑडिट का कंसेप्ट. सोशल ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स. सोशल ऑडिट की बात अगर हम करें तो बेसिकली लेट्स से कि कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई स्कीम्स चलाई जा रही है. अब वो स्कीम चलाई जा रही है वो सही तरीके से ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही, क्या कोई लेकुनाज है, क्या जो बेनिफिशियरीज हैं वो सर्विसेज को अवेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन बताएगा? एक तो ये कि ऑफिशियल्स बताएं डाटा के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से, है ना. दूसरा है जो बेनिफिशियरी है वो खुद बताए. तो जब बेनिफिशियरीज खुद बताते हैं कि उनको स्कीम्स की सर्विसेज की लाभ मिल रही है नहीं मिल रही है, तो वो सोशल ऑडिट कहलाता है. और ये इंपॉर्टेंट टूल है टू मेक द ऑफिसर्स अकाउंटेबल. तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है. और ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियरीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू स्क्रूटनाइज द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, वही मैंने आपको बताया. और ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत सोशल अकाउंटेबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल्स की फिक्स करी जा सकती है. और जैसे आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद ये सोशल ऑडिट का कंसेप्ट है वो सिग्निफिकेंस हो गया है. और सोशल ऑडिट एक टूल है एक प्रकार से जो परफॉर्मेंस को मेज़र करता है किसी स्कीम्स की, किसी प्रोजेक्ट की, इन टर्म्स ऑफ सोशल, एनवायरमेंटल, कम्युनिटी गोल्स, कि ये जो टारगेट सेट किए गए थे, ये जो ऑब्जेक्टिव रखी गई है किसी स्कीम्स की, वो पालन हो रही है नहीं हो रही है, तो सोशल ऑडिट के माध्यम से उसे असेस किया जाता है. और ये याद रखना है आपको कि मेघालय एक प्रकार से पहला स्टेट बन गया है टू पास सोशल ऑडिट रेगुलेशन विच मैंडेट्स सोशल ऑडिट अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डिपार्टमेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो मेघालय फर्स्ट स्टेट टू पास सोशल ऑडिट लेजिस्लेशन विच मैंडेट्स कि जो सोशल ऑडिट है वो होने ही होंगे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो मेघालय लॉन्च कर रही है या फिर उसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत. और सेकेंड ARC रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है, सेकेंड ARC रिकमेंडेड ऑपरेशनल गाइडलाइन सारे के सारे डेवलपमेंटल स्कीम्स के लिए एज वेल एज सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम्स के लिए. और ये कहा गया कि जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स है, सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम्स है, उसमें सोशल ऑडिट मैकेनिज्म होनी चाहिए. ये आप रेफर कर सकते हो, सोशल ऑडिट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर आप इसको रेफर कर सकते हो. और देख सकते हो मनरेगा में तो अब सोशल ऑडिट मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है. तो इससे जो वेज पेमेंट स्लिप्स है उसकी अवेयरनेस बढ़ी है ना. अब जो वेज पेमेंट स्लिप्स रिसीव किए जाते हैं सो दैट सोशल ऑडिट जब भी की जाए तो फिर एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए. एंड विजिबल इम्प्रूवमेंट्स कहीं ना कहीं नोटिस की गई हैं वर्क साइट फैसिलिटीज़ में सोशल ऑडिट जब से आए हैं. सोशल ऑडिट अलोंग विद CAG ऑडिट, CAG भी ऑडिट करता है ना. एंड सोशल ऑडिट
आपके वेरियस स्कीम्स के किए जाते हैं। तो दोनों अगर मिल जाएं, सोशल ऑडिट प्लस CAG ऑडिट, तो सिग्निफिकेंटली कोई भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, स्कीम चलाए जा रहे हैं, उसके आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं, आएंगी। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी वो लाते हैं उसमें एफिशिएंसी एज वेल एज मोर सक्सेस देखने को मिल सकता है। और केस स्टडी भी दी गई है, आप देख सकते हो। द केस स्टडी प्रेजेंटिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का एक केस स्टडी जो काफ़ी बेनिफिट लेकर आया है इन द सोदाग पंचायत नामकुन ब्लॉक, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आप केस स्टडी रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल ऑडिट ग्राम सभा एंड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किए गए हैं, अलॉन्ग विथ सोशल ऑडिट यूनिट अपॉइंट की गई थी अलग से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट ये एसेस किए जा सके जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स की जा रही हैं मुख्य फंड के अंतर्गत, यानी कि मुख्य फंड के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स की जा रही है वो सही से वर्क हो रही है नहीं हो रही है, क्या जो काम दी गई है वो अचीव हो रही है नहीं हो रही है। तो उसके लिए सोशल ऑडिट अपॉइंट की गई थी बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द ईयर 2016-17। तो आप देख सकते हो विलेजर्स, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, है ना, ब्लॉक लेवल पर्सोनल, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में। और इस सोशल ऑडिट के माध्यम से विलेजर्स जो इन सब स्कीम्स का लाभ उठाते थे, ये अब डिस्कस करते हैं एज देयर ड्यू इंटाइटलमेंट्स। तो ये सक्सेस स्टोरी आप यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें CAG की, तो CAG आपको पता है इंस्टीट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन आपको याद रखना है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है। कैसे? तो ये ऑडिट करते हैं बेसिकली। तो जो भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी, उसकी ऑडिटिंग ये करते हैं, ठीक है। एंड ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स जो किए गए हैं फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज कंस्टिट्यूएंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, तो इनकी करती है। प्रीलिम्स के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। एंड ये इनफैक्ट ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट जो डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट रखती हैं, उनकी भी ऑडिट करती है, इवन स्टेट गवर्नमेंट के। एंड ही ऑल्सो ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज जो सब्सटेंशियली फाइनेंस होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल और द स्टेट रेवेन्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इवन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो सारे के सारे बॉडीज करती हैं, अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशन करती हैं, विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यू, तो उनका भी ऑडिट ये करते हैं। इवन गवर्नमेंट कंपनी, अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडी व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय द रिलेटेड लॉज। एंड इवन ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब इन अथॉरिटी का, इन ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करो, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोकल बॉडीज के लिए भी अलाउ किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। एंड साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करती हैं टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट। तो जो भी ये ऑडिट करेंगे उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगा प्रेसिडेंट के सबमिट कर देंगे, और प्रेसिडेंट जो है बेसिकली प्लेस करते हैं रिपोर्ट को बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदनों पास ये रिपोर्ट रखा जाता है। एंड ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड टू अकाउंट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के जो आपके जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है उसकी जो ऑडिटिंग की गई, तो वो बेसिकली गवर्नर के पास रखे जाते हैं, और गवर्नर इन टर्न प्लेस देम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। और CAG गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर पब्लिक अकाउंट कमिटी का एक्ट करता है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमिटी को मदद करते हैं, है ना। एंड ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है आपको भी पता है पार्लियामेंट की एक कमेटी है। तो ये बातें हो गई। अगर हम बात करें अब जीरो बजटिंग की, तो जीरो बजटिंग मतलब क्या हुआ? तो जीरो बजटिंग का सिंपल सा मतलब ये होगा जो भी एक्सपेंसेस है। तो जीरो बजटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग जिसके तहत जो भी एक्सपेंसेस एवेलुएट किए जाएंगे, जो भी खर्च की गई हैं उसका जो एवेल्यूएशन किया जाएगा वो नए सिरे से किया जाएगा जब भी बजट बनाया जाएगा, है ना। जब भी बजट बनाया जाएगा उन सारे एक्सपेंसेस का एक प्रकार से इवेल्युएशन नए सिरे से होगा,
और एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना पड़ेगा फॉर ईच न्यू पीरियड। और जीरो बजटिंग बेसिकली जीरो बेस से स्टार्ट होता है एंड एवरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एनालाइज किए जाते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स एंड कॉस्ट, और उसके बाद बजट बनाया जाता है बेस्ड ऑन द नीड्स। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसका मतलब जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन सबको अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। एंड इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर लॉज बनाने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, एडमिनिस्टर करने हैं, तो इन तीनों संस्थानों की ज़रूरत होती है। और इसका एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आर्बिट्री एक्सरसाइजेज गवर्नमेंट ना करे, मनमाने तरीके से कोई भी बिल पास करवाना हो तो वो ना हो, है ना, कोई भी स्कीम एग्जीक्यूशन पर्सनल या फिर सर्टेन बेनिफिट्स के लिए करवाना हो तो वो ना हो सके। तो एक प्रकार से रेगुलेटरी कंट्रोल ये एक संस्था दूसरे संस्था पर रखती है। तो आप देख सकते हो लेजिस्लेशन ब्रॉडर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार करती है, साथ ही साथ इट नॉट ओनली डिफाइंस फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करती है। अप्रोप्रिएशन बिल तो पार्लियामेंट से ही पास होती है, आपको पता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट स्पेंड ए सिंगल रुपी विदाउट इट्स सैंक्शन, वही मैंने बोला कि बिना अप्रोप्रिएशन बिल पास हुए कहीं ना कहीं पैसे खर्च नहीं किए जा सकते फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ ऑब्लाइज टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड सबमिट करे रिपोर्ट को टू द लेजिस्लेशन। रिक्वायरमेंट, सर्विस कंडीशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट, ये भी बात है। एंड अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो जो लेजिस्लेचर है उनके पास तो जनरल पावर है ही है, डायरेक्शन, सुपरविजन एज वेल एज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आपको भी पता होगा। एंड अगर हम बात करें मीन्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, तो कैसे लेजिस्लेटिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती हैं, तो एक तो प्रेसिडेंट का स्पीच है, ठीक है, डिस्कशन जो बजट पर किया जाता है, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जीक्यूटिव से, एडजर्नमेंट मोशन लाए जाते हैं, है ना, फॉर डिस्कसिंग द इमर्जिंग टॉपिक्स, है ना, सेंश्योर मोशन लाए जाते हैं, डिबेट ऑन लेजिस्लेशंस, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, एक्सटर्नल ऑडिट है, ये टूल आपको याद रखने, ठीक है, ये टूल आपको याद रखने। मेजर मीन्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, प्रेसिडेंट स्पीच, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स पास करने का प्रयास किया जाता है, फिर डिस्कशन ऑन द बजट, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन, डिबेट ऑन द लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड एक्सटर्नल ऑडिट। अब अगर हम बात करें जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जुडिशियल कंट्रोल कौन कौन से हैं, कैसे जुडिशरी कंट्रोल करती है, तो आपको पता होगा जुडिशरी के पास पावर है कि वो कोई भी एक्ट पास किए जाते हैं उसकी लेगलिटी को एग्जामिन कर सकते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सेफगार्ड करते हैं फंडामेंटल एज वेल एज अदर राइट्स ऑफ द सिटीजन अंडर आर्टिकल 14, बिकॉज कोई भी एक्ट पास होगा जुडिशरी उसको एग्जामिन कर सकती है। और आपको पता है अंडर आर्टिकल 32 जुडिशरी रिट भी इश्यू करती है, जिसमें मैंडेमस भी एक इम्पोर्टेंट रिट है। मैंडेमस मतलब क्या होता है, कमांड किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा टू द पब्लिक ऑफिशियल टू डू द वर्क दैट दे आर ऑब्लाइज टू डू। एंड कोर्ट जनरली इंटरफेयर नहीं करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन, तो कोई रिट फाइल किया है ना, कोई प्लिया फाइल किया तब कोर्ट इंटरवीन करने का प्रयास करते, एंड दे इंटरवीन व्हेन दे आर इन्वाइटेड बाय द एग्रीव्ड इंडिविजुअल्स या फिर जिनके राइट्स वायलेट हुए। और आप देख सकते हो फॉर्म्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल की बात करें तो जुडिशियल कंट्रोल कैसे होता है लेजिस्लेचर के ऊपर, लेजिस्लेचर नहीं एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो एक तो जुडिशियल रिव्यू है ही है, साथ ही साथ स्टेटूटरी अपील्स जो किए जाते हैं, प्लिया जो फाइल किए जाते हैं, क्रिमिनल एंड सिविल सूट्स अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल, ये भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमिडीज जो दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स, तो ये सब टूल्स हैं कुछ। तो अब बात करते हैं राइट टू सर्विस। तो राइट टू सर्विस क्या है, तो ये एक प्रकार से मैकेनिज्म टूल कह सकते हो जिसके माध्यम से टाइम बाउंड डिलीवरी सर्विसेज की देने की बात की जाती है बाय द पब्लिक ऑफिशियल, कि लेट से कि कोई सर्विसेज पब्लिक ऑफिशियल से अवेल करने, तो जब उसे टाइम बाउंड डिलीवरी कर दिया जाता है तो इट सिंपली मीन्स द राइट टू सर्विस। और इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी टूल होती है। और इतना ही नहीं,
अगर सर्विस डिलीवरी में डिले हो रहा है तो पब्लिक ऑफिशियल्स को पनिश भी किया जा सकता है। एंड इसके अंतर्गत होगा क्या कि जो सर्विस है वो एक प्रकार से राइट की तरह ट्रीट किया जाता है कि अगर सर्विस टाइम बाउंड में और जिस क्वालिटी में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है तो एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट मेक्स सर्विस एज ए राइट फ्रॉम व्हाट वाज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ बेनेवोलेंस। और इसका बेसिक एम यही है, करप्शन कम हो अमंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये कीवर्ड याद रखना, राइट टू सर्विस, है ना, कि भाई साहब सर्विस पाना हमारा अधिकार है, और अगर पब्लिक ऑफिशियल नहीं सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे टाइमली में क्वालिटी वे में, तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है अंडर द राइट टू सर्विस। अगर हम बात करें ई गवर्नेंस की, तो ई गवर्नेंस मतलब वही हो गया कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस सर्विसेज अवेल करना, है ना, सो दैट सिंपल अकाउंटेबल स्पीडी रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस इंश्योर किया जा सके। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफर करती है वो व्यक्ति के, पब्लिक के डोर स्टेप तक पहुंच सके इजीली। और ये एक टूल है गुड गवर्नेंस अचीव करने के लिए। एंड एक प्रकार से इट रिप्रेजेंट्स ए जर्नी फ्रॉम पैसिव इन्फॉर्मेशन गिविंग टू एक्टिव सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, कि कोई भी सर्विसेज आपको अवेल करने हैं तो अब आप डिजिटली अवेल कर सकते हो, है ना, इंटरमीडिएरीज की ज़रूरत जो है ख़त्म हो जाती है। अब ई गवर्नेंस का क्या बेनिफिट है? ई गवर्नेंस का वेरिएशन बेनिफिट है अगर देखा जाए तो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुई है उसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी निकल कर आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कैसे? तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूज किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज को ऑटोमेशन करने के लिए, यानी कि कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है तो ऑटोमेटेड हो जाती है ना, आपने फॉर्म फिलअप किया वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती है ना, पेपर वर्क रिडक्शन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट होती है, हायरार्की का एलिमिनेशन होता है ना, कि आपको सर्विसेज की दरकार है तो आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सर्विसेज अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में भी चेंज देखने को मिलता है बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। तो ये जो आपका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इन डिलीवरिंग द सर्विसेज टू द पीपल। और कैसे बेनिफिट मिलता है हमें आईसीटी का? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें प्राप्त हो सकती है। और अगर हम बात करें कुछ इश्यूज़ विद द ई गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, पहली बात तो प्राइवेसी का इशू आएगा है ना, बिकॉज हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं डिजिटली टू द गवर्नमेंट, तो प्राइवेसी हो सकता है प्रभावित हो जाए, है ना, थर्ड पार्टी के हाथ में चल गई डाटा तो क्या होगा, मिसयूज हो सकते हैं। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन भी देखने को मिलते हैं, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, बिकॉज साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं ना, और फाइनेंशियल फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं डिजिटल लेवल पर, तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन ना हो, एंड एट द सेम टाइम एक्सेसिव चेक्स को भी अवॉइड करना है कि बार बार निगरानी रख रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि बहुत सारे जो सिटीजन ग्रुप होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहते, यानी कि डिजिटली एडोप्टेबल नहीं हो पाते, तो इन लेगर हेड्स को प्रिवेंट करना पड़ेगा, है ना, तो प्रॉपर एजुकेशन स्किल अवेयरनेस प्रोवाइड करके। डिजिटल डिवाइड भी है ना, रूरल वर्सेस अर्बन, है ना, रूरल में इंटरनेट पेनिट्रेशन, स्पीड, इन सब की इशू आ जाती है, तो सर्विसेज जो है अर्बन एरिया में ज़्यादा आसानी से मिल पाते हैं ई गवर्नेंस वाले एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। तो डिजिटल डिवाइड भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेज है, कोस्ट भी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एक्ट्स एज ए हिंड्रेंस इन द डिजिटल एसेस। तो बिकॉज ऑफ दीज एबव रीजन्स आप देख सकते हो इंडिया का रैंकिंग आपका लगभग 100 आया है इन द यूएन ई गवर्नेंस इंडेक्स में, 100वां रैंक है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, तो आप देख सकते हो एक तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च की गई है, जो कि एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके तहत इंडिया को तैयार किया जा सके फॉर ए नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर के लिए ई नाम लिया गया, जिसके तहत एग्रीकल्चर मंडीज को डिजिटली इंटीग्रेट किया जाएगा, और जो फार्मर्स होंगे अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं और उसको सेल परचेज किया जा सकता है इफेक्टिव प्राइसेस के माध्यम से। वोमेन के लिए नारी पोर्टल है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन। चिल्ड्रेन के लिए आप देख सकते हो पेंसिल फॉर एलिमिनेटिंग द चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड पेंसिल
फॉर एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में देख सकते हो किरण फॉर प्रोमोटिंग वुमेन इन साइंस। पब्लिक के लिए RTI तो है ही है। इलेक्शन में देख सकते हो स्वीप ऐप है जिसके तहत वोटर्स को एजुकेट अवेयर किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। इंटरनेट में आप देख सकते हो NFON है जो ब्रॉडबैंड रिवोल्यूशन लाने का प्रयास करेगा इन द रूरल एरिया। नेशनल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क कहते हैं इसको। फाइबर ऑप्टिक्स को रूरल एरिया में ले जाने की बात है, ग्राम पंचायत से कनेक्ट करने की बात है। प्रगति भी है यहाँ पर PM जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हैं अलॉन्ग विद द स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ ICT टूल्स जिसके तहत मॉनिटरिंग की जाती है स्कीम्स की, प्रोजेक्ट्स की। नेक्स्ट जो मोबाइल सेवा, और मोबाइल सेवा आप देख सकते हो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द पीपल थ्रू मोबाइल फ़ोन्स एंड टैब्स। तो कंक्लूजन की बात करें तो देख सकते हो जो प्रोविटी है गवर्नेंस में वो इसेंशियल और वाइटल रिक्वायरमेंट है अगर आपको इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चाहिए तो, एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट रिक्विजाइट जो प्रोविटी इंश्योर करने की वो ये है कि करप्शन ना हो, एज वेल एज डीलिंग विद करप्शन इज नॉट लिमिटेड टू गवर्नेंस स्ट्रक्चर बट एवरी स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व होते हैं उन सबों को कहीं ना कहीं करप्शन से डील करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स ये हमने टोटल एथिक्स के लेक्चर सीरीज ख़त्म कर दी है एंड आज मोबाइल से रिकॉर्ड की गई हैं बेसिकली, तो हो सकता है कुछ इश्यू आ जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि इश्यू आएंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ अब हम सोसाइटी का कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर सीरीज।